Hello guys, welcome to Indian economy classes and this is the third lecture, Indian economy growth versus economic development। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट या रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल नेशनल इनकम ऑन ईयर बेसिस इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है, या फिर ग्रोथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी इज ग्रोथ। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ग्रोथ को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड था, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है फिर। तो हमने कुछ पॉइंट बात करी थी जिसमें हमने कहा था कि ग्रोथ जो होता है उसमें क्वांटिटी होती है, यानी कल 2% जीडीपी था, आज 3% जीडीपी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल आउटपुट तो ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी मीन्स टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, कितना क्वांटिटी, इसमें बस ये क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। या फिर वी कैन से द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। इट ओनली सेज अबाउट क्वांटिटी, मीन्स अबाउट what does it say about GDP, means it just grew from 6 to 7%। तो क्वांटिटेटिव में क्वालिटी कब आएगा, जब हम उसमें बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन, about per capita income, about purchasing power parity, standard of life, एक ऐसा एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वांटिटी क्वालिटी में आ जाएगा व्हेन वी फोकस ऑन ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ह्यूमन ग्रोथ, तो वहाँ आ जाएगा क्वालिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू लॉन्ग टर्म सस्टेन इंक्रीज इन रियल नेशनल आउटपुट और रियल नेशनल इनकम, द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, देन ग्रोथ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी ऑफ कंट्री। ठीक है, जितना जीडीपी पहले था वो कितना रेट, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो दैट इज ग्रोथ। इट कैन ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ, जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, प्रोडक्ट मेथड, और तो उसमें से एक मेथड था इंक्रीज इन ये इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर इनकम मेथड। एक था इनकम, एक था एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स। टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे इनकम, तो अगर हर किसी का इनकम को भी कैलकुलेट कर लिया जाए या फिर एक्सपेंडिचर कितना और उस पर वो कैलकुलेट कर लिया जाए, तो दोनों समझ में आ जाएगा जीडीपी कितना है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रोथ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज, यानी चेंज, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या इंक्रीज, ग्रोथ में इंक्रीज, increase in income expenditure on goods and services। then growth can be positive or negative, हो सकता है अगर कम हुआ तो negative, derived on the basis of income। तो usually income के basis से national income या income can be gauged on many levels, and let us go to diagram। तो जनरली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी हो गया या फिर ग्रोथ हो गया, ग्रोथ को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। यूजुअली इनकम, और भी पैरामीटर्स को यूज किया जा सकता है, बट यूजुअली द रेट इज मेजर्ड बाय इनकम ग्रोथ। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम, हमारे पास जो सेविंग आती है, इसको जनरली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे जनरली जो पैसा है वो खर्च करने वाला है या फिर उसको सेव करने वाला है। ठीक है, जो उनके पास सेविंग होती है। ठीक है, इनकम, फिर हाउस होल्ड इनकम, सब किसी को मिला के, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना इनकम है, हर पॉपुलेशन को पूरा सम कर दो, फिर सिटी टाउन पे इसको पूरा सम करेंगे, तो सिटी टाउन में फिर बहुत सारे सिटी टाउन हो गए, सबको अगर जोड़ देंगे स्टेट लेवल पे तो वो बन जाए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी ये सब क्या कहाँ हो रहा है, बाउंड्री के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे जो ये सब इनकम को अगर हम कैलकुलेट कर लें, सिटी प्लस एरिया हाउस होल्ड, तो हो जाएगा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। When the income GDP of certain level is measured, then the average of income of the levels below is measured. The actual growth of country is to be estimated on the basis of real GDP। जो actual growth है उसको हम
जीडीपी के ही टर्म्स या फिर इनकम के टर्म्स में एस्टिमेट करेंगे। एंड देयर वी विल एडजस्ट इन्फ्लेशन एंड सिग्निफाई इंक्रीज इन एक्चुअल नंबर ऑफ units. So finally the GDP, who calculates GDP? It is calculated by CSO, Central Statistical Office, and on global level the GDP is calculated by or GDP on global level the GDP is calculated by IMF, World Bank, UN. Then related terms, तो ग्रोथ का हमने बात किया, ठीक है। ग्रोथ मीन्स रेट इंक्रीज इन जीडीपी, बट there can be times when there will be no growth in the negative sense, तो उससे हम उसका भी एक नाम दिया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ उसको अपोजिट हो गया कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन और अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये अगर कंटिन्यू रहा तो हो जाएगा रिप्रेशन, देन डिप्रेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी अगर प्रोडक्शन या डिमांड, देयर इज नो डिमांड इन मार्केट फॉर ए क्वार्टर, ठीक है, देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो प्रोडक्शन, इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग। So in that case, if it goes for 1 quarter, then it is contraction. Maybe in another quarter demand may increase due to some factors like season, weather, or any government policy measures. So contraction means slowing of GDP growth that is accompanied by decrease in the output. Means there is output is very less and GDP growth is slow. This is termed as contraction. So this means that demand is also decreasing. So we can say that the decrease in the output or slowing of GDP growth rate for a quarter is called contraction. And when this contraction goes for 2 successive quarters, then it is called recession. And recession example is when market fall, when GDP growth rate slowed or output decreased, there was no demand, there was dearth of demand. So if it goes for 2 successive quarters, then it's called recession. Example is 2008 subprime crisis in US. Then for multiple quarters, suppose this was 1 quarter, 3 months, then this is next quarter. The demand is very low. Oh, this, okay. This one is the axis of demand. So for 1 quarter demand was low. It's 0, x-axis. Then for next quarter also demand is low. Okay. And if it continues, it's not go here, it does not increase, then it will become depression. For example 1930 Great Depression, ठीक है। अगर एक क्वार्टर के लिए स्लो हो तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और एक से ज्यादा क्वार्टर के लिए हो, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो उसे रिसेशन कहेंगे। रिसेशन के बाद जो आता है मल्टीपल क्वार्टर्स में अगर रिसेशन हो तो उसे डिप्रेशन कहेंगे। एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, 12 months by 4 to 3 months, एक चौथाई। द इंटरलिंकिंग ऑफ सोसाइटी विथ इकोनॉमी, तो हम लिंक करते हैं सोसाइटी को इकोनॉमी के साथ। इंक्रीज इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज जीडीपी लीड्स टू इंक्रीज परचेजिंग पावर।
increasing the demand of goods and services, leading to increased production which enhances business growth and increased output which ultimately creates jobs. Increase in income of individuals in an economy due to increased GDP leads to increased purchasing power. So what I just explained was few moments ago. I talked about growth versus development. ठीक है, तो ग्रोथ यानी रेट ऑफ चेंज, rate of increase in GDP, while development is, it's a qualitative term. Then here human becomes the central figure. Human development, human growth. When there is human growth, where there is sufficient education, there is gender norms, then health sector. If human purchasing power parity is high, if human have more capacity to buy for themselves more goods, purchasing power parity, per capita income, okay, this may be the income of whole country, but this may be income of individuals in citizens. सो डेवलपमेंट में जब ह्यूमन सेंट्रल पे आ जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, परचेजिंग, ह्यूमन का परचेजिंग पावर, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है पूरा डेवलपमेंट, ये सब चीज जो आ जाता है तब आ गया डेवलपमेंट में, ये सब चीजें आ जाती है. जैसे इंक्रीज इन द इनकम ऑफ वेज अर्नर्स, देखो यहाँ पे ह्यूमन स्पेसिफिक है सब, सिटीजन स्पेसिफिक, इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन विच इनहेंसेस बिजनेस ग्रोथ. बिजनेस ग्रोथ अब ये हो रहा है, ये यहाँ तक बात कर रहा है ग्रोथ का. अब लेकिन जैसे इंक्रीज आउटपुट क्रिएट्स जॉब, तो ये बात हो गया डेवलपमेंट का. ठीक है, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिर आता है, तो वो बात हो जाएगी डेवलपमेंट का. इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोर प्रोडक्शन, इंक्रीज इनकम ऑफ, ये हो गया डेवलपमेंट, इनकम ऑफ वेज अर्नर्स. ठीक है, तो ये एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो इकोनॉमी का कंसेप्ट की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट. ये एक लूप है इकोनॉमी का, जो हम ये इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, एक सर्कुलर, यहाँ पे सब कुछ सर्कुलर होता है. बैंक रहता है, जनता होती है, फैक्ट्री होता है, और घर होता है. हाँ, फैक्ट्री पेड़ जैसा बन जाएगा. तो ये फैक्ट्री हो गया, FAC. हाँ, ये फैक्ट्री हो गया, ये घर हो गया, हाउस होल्ड, ये हो गया पर्सन, ओके, और ये हो गया बैंक. बस यही है, और एक गवर्नमेंट कहीं दूर होता है. फाइन, बस. तो इस इतने ये मिलके बनाते इकोनॉमी, ये हो जाता पूरा गोल. या फिर पहले जब बार्टर सिस्टम था, वी ऑल वेर कनेक्टेड, आज भी है, आज बाय मनी, जो अच्छा बैंक के पास है, ठीक है, बैंक. तो यहीं से जन्म लेता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट. ये हाउस होल्ड हो गया, ये इंडस्ट्री या बिजनेस हो गया, फिर या जनता हो गई, फिर बैंक हो गया, फिर गवर्नमेंट हो गया, देन पीपल. ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है इस बेसिस पे बनता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट. ये एक लूप है जिसे हम मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलेंगे, और इसका रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ इंटेंसिफाइज एंड कंसिस्टेंट इकोनॉमीज ग्रोथ. तो ये जो फैक्ट्री है, ये कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा है, मोर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाउस होल्ड का इनकम बढ़ रहा है, हाउस होल्ड का इनकम बढ़ रहा है, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, बैंक के पास भी पैसे जा रहे हैं, बैंक फिर रिटर्न दे रही है, बैंक लोन दे रही है जिसे चाहिए पैसे. ठीक है, तो रीजन वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंटेंसिफाइज एंड कंसिस्टेंट इकोनॉमीज ग्रो एट फास्टर पेस. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेटेड हो जाती है. तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो मैंने बस थोड़ा सा बताया. और सबसे सिंपल यही है कि देर इज, सपोज इंक्रीज इनकम से शुरू करते हैं. इनकम में इंक्रीज हुई, हमारे पास परचेज करने का पावर ज़्यादा आ गया. 100 रुपया, अब हम 10, पहले एक बोतल खरीदते थे 10 का, मेरे पास 100 रुपया, तो अब 10 बोतल खरीदेंगे.
इंक्रीज इन पावर, हम रिक्शा भी कर लेंगे, ऑफिस से घर जाते हुए रिक्शे पे जाएंगे और 10 रुपये खर्च कर किया हमने। ठीक है, तो इस तरह से परचेजिंग पावर मेरा बढ़ गया, तो मैं ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। इंक्रीज परचेजिंग पावर, तो इंक्रीज इन डिमांड कि हमें रिक्शा पे बैठ के जाना है, एक सर्विस का डिमांड हो गया। पहले हम 1 बोतल पानी पीते थे, अब 4 बोतल पानी पियेंगे। ठीक है, शॉपिंग भी करेंगे, तो देर इज इंक्रीज डिमांड फॉर इंक्रीज गुड्स, डिमांड्स गुड्स और सर्विस का डिमांड बढ़ गया। डिमांड ज़्यादा बढ़ा, फैक्ट्री में पता चल गया, फैक्ट्री वाले ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, बिकॉज देर इज इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो आउटपुट इंक्रीज हो गया, ग्रोथ, इसको हम ग्रोथ बोलेंगे। इंक्रीज इन जॉब्स, डेवलपमेंट। इंक्रीज इन इनकम, जॉब्स इंक्रीज हुआ सबका, जॉब्स बढ़ गए और प्रोडक्शन और इनकम इंक्रीज हो गया, फिर से सबके खरीदने का पैसा गया। ये जो लूप है ब्रो, ये जो लूप है, इसे हम कहेंगे मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, डिमांड इंक्रीज, परचेजिंग पावर इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, ओवरऑल ठीक है, आउटपुट इंक्रीज। तो लूप अगर रिवर्स भी हो सकता है, दिस लूप इज रिवर्स्ड, इकोनॉमी कैन फाइंड इन बिग ट्रबल। रिवर्स मतलब स्लो डाउन ऑफ प्रोडक्शन, तो स्लो ऑफ डिमांड, स्लो परचेजिंग, इधर से स्लो परचेजिंग पावर, देन स्लो डिमांड, demand is slow, then there will be less production implies slow growth, then slow growth implies decrease in jobs and decrease in income. So if loop gets reversed, economy will find itself in trouble. If there is slowness in the economy, the income reduces, consequently it has degrading effect on purchasing power, demand for good is decreased, production, business output, everything is decreased, and it will create unemployment. Looks, this is about development, तो growth होता है फिर development होता है, तो लेकिन यहाँ पे ग्रोथ खत्म हुआ तो डेवलपमेंट भी खत्म हो गया, क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज, फर्दर डिक्रीजेस डिस्पोजेबल इनकम। अब इस चीज को ये बीच में ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, ये अनवांटेड कंसिक्वेंस ना हो, तो देयर इज अ गवर्नमेंट, जो हमने अभी बात करा था। ये देखो भाई, गवर्नमेंट है और बैंक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, थ्रू देयर सेंट्रल बैंक इंटरवीन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये अपना बैंक बनाया, बैंक क्या करेगा, ये थोड़ा स्लो हो रहा है, डिमांड स्लो रहता है, बैंक क्या करेगा, मनी प्रेस करके पंप करेगा। ठीक है, तो सबके पास पैसे आए, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा, महंगाई भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा आ रहा है, उसका वैल्यू अभी तक आया नहीं है, तो फिर फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी, फिर मनी सर्कुलेट होगा, तो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से इंटरवेन करती है, डिमांड इंक्रीज। अब मान लो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है और महंगाई बढ़ गई है बहुत, सबके पास पैसे आ रहे हैं, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, सबके पास पैसे आ रहे हैं, तो बहुत डिमांड ज़्यादा हो, उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, और ये साइकिल को इस तरीके से चलाने के लिए अब बैंक क्या करेगी, पैसे को ले लेगी, क्या करेगी, हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, बैंक हाई इंटरेस्ट कर दे, इंटरेस्ट रेट एकदम बढ़ा दे हाई, तो सब बैंक में पैसा रखना का कोशिश करेंगे, लोन महंगा देने लगे, तो लोग को हाथ में कम पैसे आएंगे, तो जैसे इंटरेस्ट रेट हाई होगा सब बैंक में रखेगा, मनी का डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब मनी का कमी हो जाएगा, देयर विल बी डर्थ ऑफ मनी करेंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जैसे मनी कम हो गया, ठीक है, जैसे मनी कम हो गया वैसे डिमांड भी कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, महंगाई कम होगी, लोग के पास जो पैसे होंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएंगे। Okay, now let's go to case study. National income of India is 188 lakh crore. If you divide by population, it's about 10,000 rupees per month. Significant income disparities between wealthy business elites and impoverished agrarian farmers highlight the economic growth alone is insufficient. ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बस इतने में लिखा है, लेकिन इसको समझाने के लिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स देना पड़ा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटीज बिटवीन वेल्दी बिजनेस एलीट्स एंड इम्पोवरिस्ड एग्रेरियन फार्मर्स, जो फार्मर्स हो गए और तो और जो वेल्दी हो गए,
या फिर जो पुअर हो गया, जरूरी नहीं है हर एग्रेरियन इम्पोवरिश्ड ही हो, पुअर हो गया और रिच हो गया, सुपर रिच। इन दोनों में जो इनकम डिस्पैरिटी, सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन wealthy business elites and impoverished agrarian highlights economic growth is not sufficient, because in economic growth we do not talk about inequality. So income disparity is not reflected in economic growth. But apart from this, we need one more thing. This is because economic growth metrics fail to address disparities between different social classes, overlook the effectiveness of trickle-down theory, which states the growth will benefit all societal levels. So in trickle-down effect, if a few person is becoming rich and they will have more money to invest and they can give more employment, so ultimately more people are getting more jobs. So trickle down theory, it's about this, and consequently it's crucial to incorporate qualitative measures in evaluating a country's advancement to ensure more comprehensive assessment of progress. So in economic growth, it fails to identify or address inequalities, disparities, and the effectiveness of trickle down theory that economic growth boasts of. So the growth that will benefit and reach eventually all in the society levels, that will be qualitative measures, that will be development. Yes, it's crucial to incorporate qualitative measures in evaluating countries advancement. So in for qualitative, if you go for quality in economic growth, more comprehensive assessment of progress is required. Trickle down effect can be explained as wealth creation of the rich. They increase investment, employment increases, then do spend higher, increases higher spending, more increased demand, tax revenue will be increased, lower classes gain by higher wages. Okay, इकोनॉमिक, यस। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट यही हुआ इन ऑफिशियल टर्म। मैं अपनी भाषा बताऊं तो ये एक बोतल रखा है, इसके नीचे दो बोतल है, ये ऐसा बोतल है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए ब्रो तीन बोतल है। ऐसे फिर इसके नीचे फिर चार बोतल है, एक दो तीन, इधर पांच हो गया। ठीक है, लाइक वाइज अब बोतल्स बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें पानी, आई एम पोरिंग वाटर। ठीक है, वाटर तो भर जाएगा बट स्टिल आई एम पोरिंग, तो ये पानी आ जाएगा। फिर इसमें भी भर गया, फिर भी पानी टपक रहा है ऊपर से, तो ये पानी इसमें जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ग्लास फिल जाएगा। वन cup is supported by two cups are supported by three cups are supported by four, and it goes on. And when water is overpoured in the top, then it trickles down in all other bottles that is in the bottom. ठीक है, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो इन जैसे इन वेल्थ क्रिएशन होगा रिच के पास, जैसे 10 रिच है, ठीक है, लाइक अंबानी, अदानी और टाटा, if they get rich, they will increase investment, employment opportunity will increase, and there will be more spending, there will be more demand, and government will benefit by tax revenue. Lower classes people will gain by higher wages, and multiplier effect, spending in progress, then there will be more multiplier effect। वो हमने आपको अभी बता दिया मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, कि हमने बता दिया है, लेकिन यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स। यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इनकम इज टू बी डिटरमाइंड बाय मेरिट। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात की जाती है। एजुकेशन, जेंडर इशूज, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक, रूरल अर्बन डिवाइड, सोशल इशूज, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, maternal mortality rate, infant mortality rate, gender norms, health issues, nutrition, sanitation, drinking water crisis. This is economic development, and these issues are when dealt, then that is economic development.
ठीक है। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, इसको ग्रोथ में डालने के लिए फिर बाद में आया यूएनडीपी का फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर 1990, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय महबूबुल हक अमर्त्य सेन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।